भारत में 15 महायोद्धा कौन होंगे, ये भारतीय सेलेक्टर्स ने चुन लिया है और उनमें 2 खिलाड़ी मुंबई से अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा एक ऐसा नाम है जिस पर संशय हमेशा से रहता है कि ये इतने टैलेंट के बाद कब बड़ी पारियां खेलेंगे और कब लगातार भारतीय टीम को मैच जिताएंगे। बहरहाल वर्ल्ड कप में कुछ उम्मीद, कुछ अपेक्षा हम ऐसी रखते हैं रोहित शर्मा से। उनके घर वालों का क्या कहना है, किस तरह से रोहित शर्मा खेलेंगे वर्ल्ड कप में, उनके घर वालों से बातचीत की हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश ने। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा का चयन हो गया है। मैं इस समय रोहित शर्मा के घर पे हूँ। घर पे खुशी का माहौल है और हमारे साथ रोहित शर्मा के माता और पिता हैं। ये बताइए, वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा का चयन हो गया है, क्या कहेंगे आप? अभी जिस तरह से उसका जो बैटिंग है वो हिसाब से उसका चयन हुआ है। वर्ल्ड कप में अच्छा खेल का प्रदर्शन करेगा और वर्ल्ड कप जिता के लेके आएगा। मम्मी क्या कहेंगी, रोहित शर्मा का चयन हो गया वर्ल्ड कप के लिए? मुझे इतनी खुशी है कि मेरा बेटा पहला वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है और इतना अच्छा लग रहा है कि वो इसी तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस करे। और जैसे वनडे इंटरनेशनल में उसने 264 रन बनाए, से मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से वो परफॉर्म करे और अच्छा खेले। 264 रन का रिकॉर्ड बनाया रोहित शर्मा ने, एक रिकॉर्ड है। और मुंबई का छोरा सचिन के बाद लोगों को बहुत उम्मीद है कि सचिन अब रिटायरमेंट हो गया, रोहित शर्मा आगे बढ़े। क्या उम्मीदें आप किस तरह से देखते हैं आपने? अभी जिस तरह से उसने जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस किया था, 264 किया था, उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि उसी तरह से खेले और अपना इंडिया टीम को अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव एक स्कोर दे ताकि सामने वाला डिफेंड नहीं कर पाए। इंडिया वर्ल्ड कप लेके आए। हाँ, इंडिया वर्ल्ड कप भी लेके आए। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें यही है कि जिस तरीके से 2011 में वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे, उसी तरीके से 2015 का भी वर्ल्ड कप जीत के ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस करके इंडिया आए। रोहित को किस तरह देखती हैं? रोहित किस तरह से तैयार तो है ही है, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है, जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, किस तरह से देखती हैं? मैं तो यही सोचती हूँ कि जब भी वो ग्राउंड में आए वो अच्छा खेले और अच्छे रन्स बनाए। देखिए, उम्मीदें काफी हैं कि रोहित शर्मा जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, अपने बेटे के ऊपर काफी उम्मीदें हैं और इनको पूरा भरोसा है कि वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा। मम्मी पापा के साथ साथ जो रोहित शर्मा के चाहने वाले हैं, उनको भी उम्मीद है कि रोहित शर्मा का बल्ला वर्ल्ड कप में काफी बोलेगा। कैमरा संतोष के साथ प्रकाश शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। भारतीय क्रिकेट की स्लीपिंग ब्यूटी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनके पास बहुत टाइम होता है और वो अपने शॉट्स को वैसे ही इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। रोहित शर्मा की बैटिंग के बारे में बात करेंगे, उनकी जो कमजोर कड़ी है उनकी बल्लेबाजी में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं वो 15 खिलाड़ी कौन से हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो क्रिकेट का महाकुंभ लगेगा वहां पर भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। तो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कई ऐसे नाम हैं जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे नाम हैं जिनको पढ़कर आप चौंक सकते हैं, जैसे कि हमारा पैनल भी चौंका था। और खासतौर से अगर एक विकेट कीपर की बात करें, वहां एक परेशानी है। दूसरी परेशानी यह है कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर एक साथ जा रहे हैं और अगर आप उसको गिनती में गिने तो 3 स्पिनर हैं, 4 सीमर्स हैं। तो कुल मिलाकर टीम बहुत बैलेंस चुनने की कोशिश की गई है, लेकिन हमारे पैनल की राय एकदम डिफरेंट है। यहाँ पर कुछ कमी है, कुछ लूप होल्स हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम इस टीम के साथ 2015 वर्ल्ड कप जीत पाएंगे, क्या हम मुंबई से मेलबर्न तक का सफर तय कर पाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो चलिए शुरुआत एक बार फिर हम रोहित शर्मा से करते हैं। रोहित, विनोद, मिस्टर 264 स्लीपिंग ब्यूटी, कई तरह के तमगे हैं उनके पास और अक्सर कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि उनके जैसा जो कहते हैं कि शॉट सिलेक्शन है वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। लेकिन जो बात आती है कि निरंतरता की जो बात करते हैं कि आप लगातार अच्छी इनिंग्स खेलें, आप अच्छी बैटिंग करें, वो रोहित शर्मा में कमी है। ये इस कमी को कैसे आप दूर करेंगे एक बड़े टूर्नामेंट से पहले? नहीं, सेल्फ बिलीव भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरह से मैंने रोहित को देखा है मुंबई टीम में जब आया
तो मुंबई टीम से उसका आगाज हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मुंबई के लिए रन्स करने लगा, मुंबई इंडियंस के लिए उन्हें रन्स करने लगे और एक अच्छा प्लेयर है। अगर आप देखोगे तो 264 जो उन्होंने हाईएस्ट बनाए, उसके पास टाइम बहुत है, बहुत सारा टाइम है उसके पास। तो बीच में रिलैक्स होता है, जहां पर एक बैट्समैन रिलैक्स होता है वहां पर अपना विकेट खो देता है। राजकुमार जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, उनका ये कहना है कि रोहित शर्मा बेहतर क्रिकेटर है, बेहतरीन बल्लेबाज नहीं। क्यों, क्या चक्कर है राजकुमार जी? नहीं, बहुत टाइम है उनके पास, कोई डाउट नहीं है उनकी क्लास में, लेकिन वो टाइम क्रीज में नहीं बिताते राजकुमार जी। कंसिस्टेंसी की कमी है राजीव, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि कंसिस्टेंट नहीं है रोहित शर्मा। उनकी क्लास में कोई किसी को भी कोई डाउट नहीं है कि वो एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनके पास बहुत टाइम है, बहुत अच्छे स्ट्रोक्स हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है। वहां पे उन्हें कुछ सोचने की जरूरत है। जी नयन, आप किस तरह से देख रहे हैं? रोहित शर्मा नो डाउट बड़े मैच विनर है, लेकिन बात वही आती है कि कितने मैचेस आप जिताते हैं। अगर आप 100 मैच खेलने उसमें से 2 मैच जिता रहे हैं तो फिर सवाल खड़े होते हैं, और खासतौर से सवाल तब और बड़े हो जाएंगे जब आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में अगर कहीं खुदा ना खास्ता भारतीय टीम का सफर पहले खत्म होता है तो। देखिए, उनको परसिस्ट इसी वजह से किया गया था कि उनके पास टैलेंट बहुत ज्यादा है, बहुत समय है शॉट्स खेलने के लिए, बहुत जल्दी परख लेते लेंथ को। पर जैसे सारे पैनल कह रहे हैं कि उनकी कंसिस्टेंसी में उनको डाउट है, ब्लू शॉट्स खेल के आउट होते हैं, कंसंट्रेशन उनका टूटता है। तो वो एक उनको माइंड में सोचना होगा, अपने दिमाग पर वो ज्यादा जोर देना होगा। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी ये टूर्नामेंट, ये 2 ट्रायंगुलर और वर्ल्ड कप। यहाँ पर उनको सफल रहना होगा, कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। अगर यहाँ पर कहीं वो चूकते मेरे ख्याल से तो काफी बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। अगर वो चूकेंगे तब भी वो आपको नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह की उनको एक मौका दिया गया लगातार और एक टीम बिल्ड करने की कोशिश की गई है सिलेक्टर द्वारा वर्ल्ड कप के लिए, इसी वजह से लगातार इन प्लेयर्स को मौके दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस मिले। सर को वही बोलूंगा, 200 फिर से है लाइन में। नहीं, बिल्कुल, बहुत जब वो खेलते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं आपको, देखेंगे 200 विराट मारता है या रोहित मारता है? नहीं, वो मैं चाहूंगा कि रोहित मारे। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रोहित, बोलो अंदर की बात बोलो। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रोहित का मैं बहुत फैन हूँ, लेकिन उसे समझने की जरूरत है कि टीम को जब जरूरत होती है तब अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं करते। थोड़ा सा और कंसिस्टेंट हुए तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी एसेट है वो, मेरा ये मानना है। ये एक बात होता है कि वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, लेकिन अगर आपको वर्ल्ड कप की शुरुआती झलक देखनी है तो आप इंडिया न्यूज पे रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और इस मैच में खासियत यह है कि दोनों टीमें विरोध में खेल रही, लेकिन चाहती है कि दोनों खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें। बहरहाल बात उमेश यादव की करेंगे। उमेश यादव अपना पहला वर्ल्ड कप खेलेंगे, उनके घर में क्या कुछ रिएक्शन निकल के आ रहा है वो देखते हैं। उमेश यादव का हाल ही में अभी 15 लोगों में सिलेक्शन हो चुका है, जिस तरह की खुशी यहाँ पर देखी जा रही है। चलिए हम बात करते हैं उमेश यादव के पिता, वे कैसा सोचते हैं इस बारे में कि उनके बेटे ने जिस तरह की मेहनत की है, उनके दिल में क्या चल रहा है। हमको तो बहुत खुशी की बात है, हमको नहीं, पूरे विदर्भा की खुशी है, नागपुर विदर्भा खुशी है कि उमेश के सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छा है और आगे खेलेंगे, चलेंगे। आज तो विकेट नहीं मिला, मतलब अच्छे खेले कि कल से विकेट बराबर मिलेगा। उनका सिलेक्शन हो गया, बहुत खुशी की बात है। जिस तरह से मतलब कहा जाता रहा, जिस तरह की मेहनत की अभी सिडनी में उन्होंने, जिस तरह से अभी आप मैच देख रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का कष्ट लिया है उमेश ने? और जिस तरह से हमको तो बहुत खुशी आता है ना, हमको तो खुशी आता है, कभी कभी आंसू आता है, खुशी बहुत है। सिलेक्शन हो गया तो हमको बहुत खुशी है, हमको नहीं, पूरी जनता खुशी आ रही है, पूरा विदर्भ है। क्या मैसेज देंगे आप, मतलब उमेश को यहाँ से पूरा देश देखेगा, क्या मैसेज है, क्या चल रहा है आपके दिल में और किस तरह की मतलब बातें कहेंगे उमेश को आप? उमेश के पूरा प्रेम की बात, पुरानी बात है वो कहूंगा, ढंग से बोलूंगा, मेरा बहुत खुशी की बात है, ढंग से खेलना, बहुत खुशी है हमारे घर भर का। यानी वर्ल्ड कप में उमेश बिल्कुल धूम मचा देंगे और उम्मीदें जो आपने लगाई है उसे पूरी करेंगे, ऐसा नहीं लगता? पूरी करेंगे उमेश, जो लगा है हमारा दिल में बैठा है पूरा पूरी करेंगे, धूम मचाएंगे। एक पिता के नाते आप क्या उनको शुभकामना देना चाहेंगे वर्ल्ड कप के लिए? हम आप शुभकामना देंगे, वो बेटा तुम्हारा खूब जिंदगी बढ़े रहे, खूब फुलाए रहो, अच्छे खेलो, एकदम धूम मचाए रहो, भारत के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाओ, ये क्या मैसेज देंगे? हम देंगे भारत के लिए वर्ल्ड कप जीत के लाओ। एक पिता होने के नाते जिस तरह से यहाँ उमेश यादव के पिता अपने बेटे को आशीर्वाद भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के लिए वर्ल्ड कप फिर से जीत कर लाओ। मैं राजेश तिवारी, इंडिया न्यूज। वर्ल्ड कप की टीम की बात करें, अगर हम 2015 वर्ल्ड कप की जो टीम चुनी गई है उसकी बात करें तो एक चीज और राजकुमार जी जो अच्छी चीज नजर आ रही है कि छोटे शहरों से वो तमाम क्रिकेटर्स वर्ल्ड कप में अपनी टीम में जगह बना रहे। शायद किसी ने सोचा नहीं होगा मोहम्मद शमी कहां से आ रहे हैं,
आप उमेश यादव को देख लीजिए और जिस तरह के परिवेश जो आ रहे हैं, ये एक अच्छे साइन भी है कि इंडियन क्रिकेट किस तेजी के साथ बढ़ रहा है और ये एक अच्छा साइन माना जा सकता है इसको। बिल्कुल राजीव, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। आप अगर देखो मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है आजकल प्लेयर्स के लिए, बच्चों के लिए। जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, तो छोटे शहरों में उतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, वो मोबाइल फोन्स कम यूज करते हैं और कंप्यूटर कम यूज करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप फोकस कर पाते हैं अपने गेम पे और आप इंडिया के लिए खेलने की सोचते हैं। जी, और एक तरह से देखा जाए दीपक जी, 2 यूपी के फास्ट बॉलर्स है, भुवनेश कुमार जो गेम को मूव करा सकते हैं और दूसरी तरफ शमी भी यूपी से ही आते हैं, हालांकि वेस्ट बंगाल से वो खेलते हैं। ये कॉम्बिनेशन कितना लीथल हो सकता है, क्योंकि दोनों एंड से नया बॉल होगा, वर्ल्ड कप में कोको बुरा होगा, हालांकि बहुत ज्यादा मूव नहीं हो रहा जो हम देख पा रहे हैं। व्हाइट बॉल के साथ दोनों एंड से नई बॉल और जिस तरह का कॉम्बिनेशन उमेश की बात हम कर ही रहे थे, ये कॉम्बिनेशन कितना इफेक्टिव हो सकता है, और खासतौर से जब पहले 3 मैच बहुत टफ है वर्ल्ड कप में हमारे। पहले तो राजकुमार जी की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं कि इस बारे में मैं थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं। जो इन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार के छोटे शहरों की बात करी, उनमें डिवोशन और डेडिकेशन बहुत जबरदस्त होता है। तो वास्तविकता है, क्योंकि जैसे मिलिट्री टाइप ट्रेनिंग दें आप, जैसे रैना भी उसी दौर से गुजरे हैं और उसी ट्रेनिंग से आगे गए। आपने इनका जिक्र किया, शमी का मुरादाबाद के एक छोटे से शहर के थे और फिर बंगाल से क्रिकेट खेले। भुवनेश मेरठ से हैं और दोनों ही गेंदबाज गजब की क्षमता रखते हैं गेंद को मूव कराने में। हालांकि कोकाबुरा की बॉल थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन इसके बावजूद भी भुवनेश ने और शमी ने दोनों ही गेंद को बड़ा अच्छा मूव कराया है। तो मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे दोनों ही गेंदबाज, और शमी के लिए कहा जा सकता है कि विकेट टेकिंग बॉलर हैं, और भुवनेश अभी चोट से उभरे जरूर हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही इज ए कैपेबल बैट्समैन एज वेल। इसके बारे में काफी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि आपने देखा होगा जब रणजी ट्रॉफी में उन्होंने शतक भी लगाया यूपी की ओर से, और ही इज ए कैपेबल बैट्समैन एज वेल। जी नैन, जिस तरह की टीम चुनी गई, जिस तरह बात दीपक जी भी कह रहे हैं कि बल्लेबाजी की क्षमता है भुवनेश्वर कुमार के पास, क्या इन जो हमारे बॉलर्स हैं उनकी बैटिंग एबिलिटी देखकर हम कह सकते हैं पूछ थोड़ी कम हो गई है इंडियन टीम की? बिल्कुल, इसी वजह से मैं स्टुअर्ट बिनी को 11 में खिलाना चाहता था, जिससे आपकी टेल लंबी हो जाए। जैसे उन्होंने जिक्र किया भुवनेश्वर कुमार का, जो उनको मैंने जब पहली बार देखा था बड़ौदा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में, उन्होंने दोनों इनिंग में 5-5 विकेट लिए थे और अर्धशतक लगाया था। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, जहां विकेट से फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही थी, उसके बावजूद उन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। बहुत करीब से उस इनिंग को मैंने देखा था, तभी लगा था कि ये बहुत लंबे दौर तक गुजरेगी। भुवनेश्वर कुमार भारत के लिए जरूर खेलेंगे, बहुत प्रतिभा दिखी थी और उस पर खरे उतरते हुए। पर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी उन्होंने कई बार बल्लेबाजी करके दिखाई है, अच्छे बल्लेबाजी करके दिखाई है। मेरे ख्याल से जहां से छोटे शहर से जहां क्रिकेटर्स की बात होती है, एक भूख कितनी है, आपको हंगर कितनी है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आप छोटे शहर से आओ या बड़े शहर से आओ, उनमें भूख बहुत ज्यादा होती है अच्छा करने की, क्योंकि उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है और जब उनको मौका मिलता है उस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से एडवांटेज है उन लोगों के लिए जो मध्य वर्ग से आते हैं। उनको मालूम है कि हमें पहुंचना है, हमें पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। जब आप मेट्रो सिटी से आते, उनके पास रिसोर्सेज बहुत होते हैं, ऑल्टरनेटिव बहुत होते हैं। मध्य क्रम के जो प्लेयर्स होते हैं या जो शहर से आते, उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। विनोद भी थे, महानगर से हैं, बड़े शहर से थे, मध्यम वर्ग परिवार से थे, और वर्ल्ड कप खेलने जब आप पहुंचे विनोद, क्या मेंटल आपको वो चाहिए स्ट्रेंथ की? अगर हम बात करें एक बड़े टूर्नामेंट में, अक्सर हम बात करते हैं कि चमक देख के बिखर से जाते हैं। अगर आप छोटे शहर के क्रिकेटर्स की बात करें, आप जब पहुंचे थे 92 वर्ल्ड कप में, क्या कुछ उस समय की चमक किस तरह से, और किस तरह से आपने अपने आप को मेंटली तैयार किया था उस वर्ल्ड कप के लिए? क्योंकि कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में पहली बार या तो वनडे क्रिकेट खेलेंगे या वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट खेलेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि हम अभी बात कर रहे थे छोटे शहर से या बड़े शहर से, तो जो एक जैसे नैन ने अभी बताया कि अच्छी बात बताया कि भूख तो खेलेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि हम अभी बात कर रहे थे छोटे शहर से या बड़े शहर से, तो जो एक जैसे नैन ने अभी बताया कि अच्छी बात बताया कि भूख होनी चाहिए और वो पैशन है क्रिकेट। आपको अगर आप पैशनेट हो अपने गेम के बारे में, क्योंकि मैं और सचिन जिस तरह से हम लोग दोनों ने शुरुआत की थी, क्योंकि हमको इतना प्यार है वो गेम से। भले ही हम मेट्रो सिटी से आते थे, लेकिन मैं जिस भाग से आता था वो सेम जहाँ से मैं कांजूरमार्ग में रहता था मुंबई में, तो ट्रेन का ट्रैवल, ये सब स्कूलिंग वगैरह, तो बहुत मुश्किलात से मैं वो दौर से गुजरा हूँ।
लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला 92 वर्ल्ड कप, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, 83 वर्ल्ड कप हम लोग दोनों में, मैंने और सचिन ने दोनों ने वो जीतते हुए देखा। 87 जब वो वर्ल्ड कप हुआ था, तो 87 वर्ल्ड कप हम लोग को पता भी नहीं था कि 87 वर्ल्ड कप में हम लोग बॉल बॉयज बनेंगे। हम लोग दोनों बॉल बॉयज थे, और फिर वो सपना पूरा हुआ 92 वर्ल्ड कप साथ में खेलने का। तो ये जर्नी जो थी वो, क्योंकि हम लोग पैशनेट थे इतने, हम लोग को बहुत प्यार था ये गेम पर, मेहनत की हम लोग ने। मैं मानता हूं कि छोटे शहर से भी वो लोग भी मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करोगे तो जरूर आप तेंदुलकर और कामली जैसे बनोगे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि तो जो सफर रहा 92 तक, तो 92 में जब गया तो मुझे वक्त नहीं मिला उधर। राजीव जी क्या हो गया, मुझे इमीडिएटली बुलाया गया, जहां पर मुझे प्रैक्टिस करने में ज्यादा मौका नहीं मिला। फिर इमीडिएटली मुझे मैच खेलनी पड़ी, तो वो थोड़ा एक्लिमेटाइज करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हर क्रिकेटर का ड्रीम होता है कि वो अपने वर्ल्ड कप म्हणजे इंडियन टीम को लिए पहले रिप्रेजेंट करे, और एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मतलब 92 वर्ल्ड कप हमारे लिए, मेरे लिए और सचिन के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म था। अभी ये बड़े लोग जो अभी आए, नए बच्चे लोग जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेलेंगे, उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जो अपने आप में बिलीव करोगे, खुद में बिलीव करोगे, तो अच्छा करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही विनोद ने, और नयन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए। आप कहीं से आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जहां पर आप अपनी पहचान को बना सकते हैं। आप वहां जाकर परफॉर्म करते हैं, तब आप अपनी सही मायनों में अपनी विश्व क्रिकेट की अगर बात करें तो वहां एक अलग पहचान बनाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे 2015 वर्ल्ड कप की, और इन 15 खिलाड़ियों में क्या वो दम है कि वो दोबारा से ट्रॉफी जीत पाए और वेस्टइंडीज जैसा इतिहास बना पाए। इस बार हम चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शुरू होगा क्रिकेट का महाकुंभ, और इस महाकुंभ के लिए 15 महायोद्धा चुन लिए गए हैं। और इस टीम की अगर बात करें, पोटेंशियल तो बहुत नजर आ रहा है, लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इस टीम में वो दम है जो 2011 की टीम में था। तो पहले एक नजर डालते हैं 2011 की टीम में वो कौन कौन से खिलाड़ी थे, कौन कौन से बड़े मैच विनर्स थे जो अब इस टीम में नहीं है। यानी कि 4 साल के सफर के दौरान कौन कौन से खिलाड़ी पीछे छूट गए और कौन कौन से खिलाड़ी धोनी के साथ चल रहे हैं, पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, जहीर खान जैसे खिलाड़ी कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनका हाथ छोड़ा, और एक साथ नहीं छोड़ा, एक एक करके छोड़ा, जो भारतीय क्रिकेट में अक्सर देखने को मिलता है। और एक कुछ नए हाथ जुड़ते भी चले गए उनके साथ, लेकिन कुछ हाथ ऐसे हैं जो 2011 वर्ल्ड कप से 2015 वर्ल्ड कप तक आपको महेंद्र सिंह धोनी के आसपास नजर आएंगे। और विनोद, अगर हम बात करें इन 4 सालों में भारतीय क्रिकेट का ऐसा लग रहा है एक नया युग सा हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सी चीजें 6-7 प्लेयर अगर आपकी टीम के निकल जाते हैं तो एक तरफ ये भी दर्शाता है कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत पोटेंशियल भी है। और दूसरा ये कि जो गैप की हम बात करते हैं बार बार कि एक गैप जो क्रिएट होता है, वो शायद वो गैप बहुत कम नजर आता है इंडियन क्रिकेट में। नहीं, जरूर बदलाव तो हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे 2000 की अभी हम बात कर रहे थे, जो टीम महेंद्र सिंह धोनी के पास थी, बहुत ही स्ट्रांग टीम थी। और जैसे आप देखो, तेंदुलकर था, युवराज सिंह थे, फिर उसके बाद हरभजन सिंह को थे कहना पड़ रहा है आपको। अभी उस समय थे, अभी नहीं है। अभी सिलेक्टर्स ने नहीं लिया तो मैं इसमें क्या करूँ। अभी जो टीम, जो मैं कहूँगा कि जो टीम हम गुजरे 4 साल में, तो ये जो सचिन के रिटायरमेंट होने के बाद, एक मैं कहूँगा कि सचिन बहुत बड़ा फैक्टर था, बहुत बड़ा फैक्टर था। क्योंकि जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे, सभी जन ने दम लगा दिया कि भाई तेंदुलकर का जिताना है उनको। अब भी जो फ्रेज चल रहा है, तो मेरे को ये पूरे 15 में से एक प्लेयर पर मेरी खास नजर होगी। और मैं चाहता हूं कि वो जिस तरह का युवराज सिंह का प्रदर्शन रहा है 2011 में, वो प्लेयर एक इम्पैक्ट प्लेयर होगा मेरे लिए, और वो है विराट कोहली। तो विराट कोहली के ऊपर बहुत प्रेशर भी होगा, तो वो अंडर प्रेशर किस तरह से खेलता है वो देखना होगा। मैच विनर है, अभी आपने देखो बढ़िया पारी उन्होंने खेली, मैच को नजदीक लेके गए थे जीतने के लिए। लेकिन मेरा सबसे 2015 का सबसे बेस्ट प्लेयर अगर कोई होगा तो वो विराट कोहली। राजकुमार जी, विराट कोहली की बात हो रही है और 2011 की बात करें तो सचिन के नाम पे वो वर्ल्ड कप खेला गया। क्या 2015 वर्ल्ड कप
विराट कोहली के नाम पे खेला जाएगा? क्योंकि अब तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि एक नए युग की शुरुआत हमें होती दिख रही है यहाँ पे। देखिए, वो एक बहुत इमोशनल वो फेयरवेल देना था सचिन तेंदुलकर को, तो यहाँ पे विराट से एक्सपेक्टेशंस हैं राजीव। यहाँ पे डिफरेंट रोल है विराट का, और अच्छी फॉर्म में है, अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ज्यादा हैं, और उन पे कितना खरा उतरते हैं ये देखना होगा। अभी तक उन्होंने अच्छा किया है, और स्पेशली वनडे क्रिकेट में तो बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, इसीलिए उनसे एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो उम्मीद है कि आगे भी वो डिलीवर करेंगे, और जो उनसे उम्मीदें हैं उन पे खरे उतरेंगे। जी, और ये फेयरवेल वर्ल्ड कप धोनी के लिए भी हो सकता है। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है नैन, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, वापस आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2011 वर्ल्ड कप सचिन के लिए भारतीय टीम जीतना चाहती थी, क्या 2015 वर्ल्ड कप ये भारतीय टीम धोनी के लिए जीतना चाहेगी? इतिहास बनाया ऑस्ट्रेलियाई टीम ने, तो कुछ ऐसे ही इतिहास रचने की चुनौती महेंद्र सिंह धोनी के सामने है। 2011 वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने जीता था, और अब बारी 2015 वर्ल्ड कप की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी चुनौती के साथ ये टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी। हालांकि कुछ खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में हैं, और ये खुशखबरी उन तक पहुंच चुकी होगी। महेंद्र सिंह धोनी ने एक दिन पहले ही या तो उनको बता दिया होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर मौनी बाबा क्या कर रहे होंगे। और विनोद, मौनी बाबा टीम को लेकर खुश होंगे या नहीं? डंकन फ्लेचर की हम बात कर रहे हैं अभी। फ्लेचर उनका सुनता कौन है? ये अगर टीम मैनेजमेंट किसने मांगा होगा टीम, तो मेरे हिसाब से धोनी और रवि शास्त्री ने मांगा होगा, क्योंकि जिस तरह से रवि ने बोला होगा, उनके इनपुट्स रवि शास्त्री ने डाले होंगे, तो उस वजह से कि रवि को लेफ्ट आर्म स्पिनर भी बहुत पसंद है, तो मोंगिया का फेवरेट प्लेयर आ गया अक्षर, और उस हिसाब से मैं कहूंगा कि डंकन को पूछा नहीं होगा, और तो पूछा होगा रवि शास्त्री और ये दो टीम मैनेजमेंट जो है। और रही बात, मैं इसकी भी जडेजा की भी बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी वो इसकी इंजरी कितनी सीवियर है, तो क्या वो कह रहे हैं कि 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, तो वो उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा कि रविंद्र जडेजा कितने टाइम में फिट होते हैं। तो लेकिन जो भी डिसीजन लिया गया वो टीम मैनेजमेंट का है, वो मोनी बाबा तो बीच में नहीं आए। प्रदर्शन नहीं करेगी तो कोच और कप्तान ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। जो प्लेयर्स अवेलेबल है, जो बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल है भारत के पास, वो उनको दिए जाते, पर प्लेयर्स को परफॉर्म करना होता है। हर कोच का तरीका अलग अलग होता है। अभी सुने उनकी बात या नहीं सुनी, यहाँ पर बैठ के मुनासिब नहीं होगा बोलना, क्योंकि उनको भी कंसल्ट किया होगा। धोनी के साथ करीबी है, काफी समय से दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे। रवि शास्त्री अभी एज ए डायरेक्टर बने गए, उनका इनपुट्स लिया गया होगा, उसके बाद सिलेक्टर्स के साथ चर्चा करके ये टीम बनाई गई होगी। लेकिन भारतीय क्रिकेट की बात करें विनोद, यहाँ तो लड़ाई कुछ अलग है, कोच और कैप्टन की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मामला बिग बॉस कौन है टीम का, और रवि शास्त्री का आने के बाद तो ये लड़ाई बढ़ गई है। और अब नहीं, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि नैन बोल रहा था कि कोचिंग के बारे में, मेरे कितना बताओ कि डंकन फ्लेचर ने किया क्या किया है इतने टाइम हमने उनको रखा है, उससे अच्छा करेंगे। मैं फॉरेन कोचेस के मेरा ये मानना है कि मैं फॉरेन कोचेस के अगेंस्ट हूँ जी। मुझे कुछ गैरी क्वेश्चन चल गए भाई, बोले कि बनी तो बनी, अब्दुल गनी वैसे चल गए, लेकिन कोच का काम होता है, जितना काम लिमिटेड है। बाकी सब लोग को पता है, सचिन तेंदुलकर को डंकन फ्लेचर क्या बोलेगा जाकर कि ऐसा खेलो वैसा खेलो। तो यही मैं कहूंगा कि हम सब प्रोफेशनल है। ये कोच जो रहता है वहां पर कि एक मोटिवेटर रहता है, एक मोटिवेटर जैसे रहे। अगर आप देखोगे तो हमारे पास अपने पास अंशुमन गायकवाड़ थे, अंशुमन गायकवाड़ हमारे कोच रह चुके हैं, सिलेक्टर रह चुके हैं, लेकिन जो हमारा रिश्ता होता था उनके साथ, कि हम लोग खुल के बात करते थे, न डिस्कस करना है क्रिकेट, जो डिस्कस करना वो करते थे, लेकिन एक जो काम दिया गया है वो डंकन फ्लेचर ने पूरी तरह नहीं किया है। यही होता है विनोद, यही हम चर्चा कर रहे हैं। इसी बात है कि क्या डंकन फ्लेचर एक वो तस्वीर रख पाएंगे जो गैरी कस्टर ने रखी थी, क्या प्रेरित कर पा रहे होंगे राजकुमार जी, या कर पाएंगे इस वर्ल्ड कप में? देखिए, बहुत एक्सपीरियंस्ड कोच हैं, लेकिन जैसा आपने कहा बहुत ज्यादा, लेकिन हारने का बहुत है, जीतने का कम है राजकुमार जी। बहुत ज्यादा इंटरवीन भी नहीं करते हैं, और आप देखें उनकी एक्सप्रेशन लेस होते हैं वो, ज्यादातर अक्सर देखा गया है कि बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं दिखाते हैं वो ग्राउंड में। लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन कैप्टन ने हमेशा कहा है कि स्ट्रेटेजी वाइज वो बहुत अच्छे हैं। तो और जहां तक टीम बनाने का सवाल है, तो जरूर उनसे कंसल्ट किया गया होगा और उनके इनपुट्स जरूर लिए गए। चलिए, तो कोचेस की राय। स्ट्रैटेजी हम लोग सिर्फ ड्रेसिंग रूम में करते हैं, मैं और नैन हम लोग है कि हम लोग सिर्फ ड्रेसिंग रूम में करते हैं, लेकिन जब अप्लाई करने का होता है तो
हमारे बॉलर्स, हमारे बैट्समैन जो जब विकेट पे जाते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी डंकन फ्लेचर ने क्या बनाया है? मेरे इतना ही, हम इतने बार हारते ही जा रहे हैं, और ये बंदा है जो मम रहता है, कोई आके बताए तो भाई। एटलीस्ट रवि शास्त्री ने हिम्मत की। लास्ट मैच हम जब हारे तभी भी रवि शास्त्री आया और बोला कि हम में क्या कमियां है, हम में क्या, सबसे बड़ी कमी दूर कर दी महेंद्र सिंह धोनी। सबसे बड़ी कमी दूर कर दी महेंद्र सिंह धोनी। सर उस पर चर्चा करेंगे आगे, और बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है इस समय चर्चा, क्योंकि सुरेश रैना के घर के बाहर जो जश्न का माहौल नजर आ रहा है, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जान लेना बहुत जरूरी कि फ्लेचर का फ्यूचर आखिर इस वर्ल्ड कप के बाद किस तरह से तय होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए जतिन, अब किस तरह का वहां पे जश्न देखने को मिल रहा है? सुरेश रैना बड़े खिलाड़ी हैं, अब पहले जैसे 2011 जैसी बात तो नहीं होगी, लेकिन अब उम्मीदें और आस बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी सुरेश रैना से। बिल्कुल, देखिए सुरेश रैना से उम्मीदें जो हैं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि उनके परिवार के लोग आज दिन में बाहर आए थे और उनको मिठाई खिलाने वालों का तांता जो है वो लगा रहा, क्योंकि सुरेश रैना जो है जाहिर तौर पर उनका सिलेक्शन हो गया है और उम्मीदें जो हैं वर्ल्ड कप से उनको लेकर काफी ज्यादा जो हैं वो बढ़ गई हैं। सीधे फैंस ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताइए, आप सुबह से हम देख रहे हैं कि सुरेश रैना के घर के बाहर मौजूद हैं, उनका सिलेक्शन भी हो गया, कितनी उम्मीदें हैं और कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने है? अब हमें सुरेश रैना से उम्मीदें नहीं है, हमें पूरा भरोसा है कि इस बार वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। हालांकि फॉर्म में तो वो पहले से ही है, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया में वो वर्ल्ड कप जीत के लेके आएंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ मैं तो स्पेशली चाहता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ वो अच्छी परफॉर्मेंस दे। साथ के साथ कोहली पे पूरा भरोसा है, कोहली अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और उपकप्तान भी है शायद वो इस बार, और वो भी अच्छा खेल रहे हैं। वो हमें वर्ल्ड कप इस बार हमें इंडिया में चाहिए। जाहिर तौर पर राजीव, बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ पर बहुत से फैंस हैं जो सुबह से मौजूद हैं और जो गेटअप है इस तरह का बनाकर आए हैं कि टीम इंडिया के रंग में वो पूरी तरह से रंगे हुए हैं और सुबह से वो इंतजार कर रहे थे इस पल का कि सुरेश रैना का सिलेक्शन हो। आप बताइए, कितनी उम्मीदें हैं? मुझे पूरी उम्मीद है सुरेश रैना से कि इस बार वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। जिस तरीके से वो मैच खेलते हैं, फील्डिंग करते हैं, मुझे बहुत ही खुशी है कि इस तरीके से सुरेश रैना जी का सिलेक्शन हुआ। और बहुत ही ज्यादा उनके लास्ट टाइम में उनसे मिला था तो कह रहे थे कि मैं इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करूंगा और वो ऐसे देखते हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम उम्मीदें हैं और सुबह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिलेक्शन से पहले और बाद में तमाम जो फैंस हैं उनका आने का। वापस आएंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। और हमेशा कहा जाता है कि कहीं खुशी होती है तो कहीं गम भी देखने को मिलता है और समय बहुत बलवान होता है। समय अगर आप पीछे ले जाएं, 2011 में युवराज सिंह वर्ल्ड कप के हीरो थे और समय को आप थोड़ा सा आगे ले आएं तो युवराज सिंह अब 2015 वर्ल्ड कप की बात करें तो शायद आपको जीरो नजर आएंगे, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ने ना तो उन पर विश्वास दिखाया और ना ही कप्तान ने। युवराज सिंह के घर के बाहर बहुत शांति नजर आ रही है, हमारे संवाददाता ने उसका जायजा लिया। 2011 के वर्ल्ड कप में अपने हरफन मौला प्रदर्शन से भारतीय टीम को वर्ल्ड कप दिलाने वाले युवराज सिंह को सिलेक्शन कमेटी का रिजेक्शन प्राप्त हुआ है। चंडीगढ़ की बात करें, मनीमाजरा के उनके घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां कभी सिलेक्शन होने पर लड्डू बांटे जाते थे, ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर चंडीगढ़ के लोग सेलिब्रेशन करते थे, वहां आज पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। चंडीगढ़ के लोगों को काफी उम्मीद थी कि युवराज सिंह को टीम में जरूर लिया जाएगा। वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए टीम पूरी तरह से जो है खिलाड़ी जो है हर तरह से अपने प्रदर्शन को सुधारने में लगे हुए थे। युवराज सिंह काफी समय से टीम से बाहर हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि पंजाब का ये पुत्र एक बार फिर से वर्ल्ड कप की टीम में शामिल होकर भारत को एक बार फिर से वर्ल्ड कप दिलाएगा। लेकिन चयनकर्ताओं की लिस्ट से युवराज सिंह बाहर हो चुके हैं, जिसके बाद चंडीगढ़ में लोगों को काफी रोष यहां पर लोगों का देखने को मिल रहा है। लोगों में काफी हताशा है, दुख है कि युवराज सिंह को टीम में आखिर क्यों नहीं लिया गया। अब देखना यह होगा कि युवा खिलाड़ियों के साथ जो टीम का चयनकर्ताओं के द्वारा किया गया है, क्या वो भारत को वर्ल्ड कप दिला पाते हैं या नहीं। कैमरामैन रुपिंदर जी। युवराज सिंह रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी टीम में जगह नहीं बना पाए और संभावित खिलाड़ी की जो लिस्ट जब आई थी तभी इस बात का एहसास हो गया था कि अब सीनियर खिलाड़ियों के लिए शायद सिलेक्शन कमेटी अपने दरवाजे बंद कर देगी। हालांकि अभी भी कई सीनियर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल हम यहाँ पर बाएं हाथ के खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। सुरेश रैना के घर हम आपको लेके गए, युवराज सिंह के घर आपको लेके गए जो टीम में नहीं है। अब हम आपको एक और खिलाड़ी के घर ले चलते हैं। अक्षर पटेल जो पहली बार इस वर्ल्ड कप में खेलेंगे, जिन्होंने हालिया प्रदर्शन के आधार पर टीम में अपनी जगह बनाई है, उनके घर पर किस तरह से जश्न बन रहा है वो देख लेते हैं।
तो मिठाई बांटी जा रही है अक्षर पटेल के घर के बाहर, और होना भी चाहिए क्योंकि इस युवा क्रिकेटर ने आईपीएल के मैचेस में, उसके बाद जब श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज हुई तो अपनी लाइन और लेंथ से सबको बहुत प्रभावित किया। बहुत ज्यादा वेरिएशन उनकी बॉलिंग में तो नजर नहीं आया, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी कि जो पुराने अगर स्पिनर्स के पास आप जाएं तो सिक्का रख के गेंदबाजी करने की बात जो कही जाती है वो उनके अंदर नजर आई, और उनकी आर्मर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी इस वर्ल्ड कप में, इसमें भी कोई शक नहीं। एक बार फिर मुंबई चलते हैं, अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपने लगातार सिलेक्शन की जो मीटिंग थी उस पर आपने नजर बनाकर रखा हुआ था, लेकिन इस सिलेक्शन मीटिंग के बाद जब सिलेक्टर्स बाहर आए, क्या कुछ उनके चेहरे कह रहे थे? अपने काम से वो खुश हैं? बिल्कुल राजू, देखिए जाहिर सी बात है कि जितने भी सिलेक्टर्स थे बकायदा वो अपने काम जरूर खुश है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि इसीलिए कई घंटों तक बकायदा मीटिंग हुई, मैराथन मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद तय किया गया आखिरकार किन 15 खिलाड़ियों को चुना जाए ताकि वह वर्ल्ड कप के लिए खेल सके, और इसीलिए उन्होंने बकायदा मीटिंग में के बाद जब उन्होंने प्रेस वार्ता की और उसके बाद हमसे बातचीत की, उसके बाद साफ कहा कि हम अपने काम से खुश हैं और हमने बकायदा उन सभी नामों पर चर्चा किया जिन पर हम चाहते चर्चा करना, जो भी नाम बाहर आ रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है हमने जगह उन्हीं लोगों को दी है जो सही से खेल सकते हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है। और देखिए अगर युवराज की बात करें राजू, देखिए युवराज जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, जो कहते हैं कि देर कर दी आते आते मेहरबान, तो जाहिर सी बात है कि जो भले ही उन्होंने 300 रन अभी रणजी में बनाए हैं, लेकिन शायद उन्होंने अगर पहले परफॉर्मेंस अच्छा दिया होता तो शायद आज वर्ल्ड कप में होते, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस जो पिछले काफी समय से खराब चल रहा है, इसका नतीजा यही रहा है कि सिलेक्टर्स ने बकायदा उनको कहीं भी नहीं चुना और कहीं भी उनके बारे में बातचीत जरूर की, लेकिन उन्हें चुनने की मोहलत नहीं उठाई। राजीव जी, चलिए अभिषेक बने रहिए हमारे साथ। और विनोद, जिस तरह से सिलेक्शन कमेटी बाहर आई और उन्होंने अब इशारों में एक दूसरे की पीठ भी खुजला दी है, सब शाबाशी भी दे दी, हमने बहुत अच्छी टीम चुनी है, क्या आप इस टीम से इत्तेफाक रख रहे हैं? क्या ये टीम दम नजर आ रहा है इस टीम में? अभी उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस तो दिया है प्लेयर्स को, और धोनी ने क्या टीम मांगी होंगे तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और अभी प्लेयर्स तो अभी 15 आ गए हैं, तो प्लेयर्स के ऊपर अभी कैसा परफॉर्म करना है, क्योंकि उनको तैयारी है करनी है, तो उनके पास बढ़िया मौका है वनडे सीरीज जो अभी आने वाली है, उसमें खेलकर अपना स्टैंडर्ड थोड़ा और अच्छा रखे। मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टीम है, तो ऑस्ट्रेलिया के सामने ही अच्छा टफ मैचेस होंगे, तो जो प्रिपरेशन के लिए उनको अच्छा मौका मिला है। वर्ल्ड कप टीम में चुन लिए गए हैं, सबको मौका मिल रहा है कि एक महीना पहले जाए जो नए प्लेयर्स हैं उनको मौका मिलेगा जाकर वहां पर खेलने का, और क्लाइमेट के हिसाब से एक स्टेप बाय स्टेप जाना है, ट्राई सीरीज और फिर वर्ल्ड कप, तो आप अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में जाओगे। और ये मैं चाहूंगा अगर वो इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है तो ये ट्राई सीरीज जीतना बहुत जरूरी होगा। मैन, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि जीतने की आदत डालना अभी से आपको शुरू करना पड़ेगा इस ट्राई सीरीज से? बिल्कुल, हमेशा जीतने की आदत हमेशा अच्छी रहती है, एक अच्छा माहौल पैदा करता है ड्रेसिंग रूम में, एक डिप्रेशन नहीं आता ड्रेसिंग रूम में। अगर आप हारते जाते लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं होता तो एक डिप्रेशन सा माहौल पैदा हो जाता है ड्रेसिंग रूम में, एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू हो जाता है। अगर आप जीतते जाओ तो ये सब चीजें नहीं आती ड्रेसिंग रूम में, और एक अच्छा माहौल से पैदा हो जाता है ड्रेसिंग रूम में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपको वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करना है, क्योंकि नहीं तो अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो वर्ल्ड कप में सारी टीम को उठाना होगा, एक किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, एक अच्छा प्रदर्शन करे जिससे सारे प्लेयर्स मोटिवेट हो जाए और एक अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश। और उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरह टीम चुनी गई है, एक कॉन्फिडेंस सिलेक्टर्स ने और टीम मैनेजमेंट ने इसी प्लेयर्स पे दिखाया, जो लंबा एक मौका दिया गया, एक खरे उतरे और एक जीत हासिल करके भारत को वापस दूसरा वर्ल्ड कप लगाना। जी राजकुमार जी, अब टीम तो सिलेक्ट हो गई है, हमें भी इस टीम को बैकअप करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि वर्ल्ड कप हम जीत के आए, हम भी वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की कतार में आके खड़े हो जाएं जिन्होंने बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीते हैं। वर्ल्ड कप जीतने के लिए पहला स्टेप क्या ट्राई सीरीज होगा? जिस तरह से विनोद और नयन कह रहे हैं, वो ट्राई सीरीज का पहला मैच क्या ये तय करेगा कि हमारी जो भूख है वो 3 महीने क्रिकेट खेल कर ऑस्ट्रेलिया में खत्म नहीं हुई है? नहीं, पहला मैच नहीं राजीव, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं इन दोनों से बिल्कुल होगा। जिस तरह से विनोद और नयन कह रहे हैं, वो ट्राई सीरीज का पहला मैच क्या ये तय करेगा कि हमारी जो भूख है वो 3 महीने क्रिकेट खेल कर ऑस्ट्रेलिया में खत्म नहीं हुई है? नहीं, पहला मैच नहीं राजीव, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं इन दोनों से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर हम जीत के जाते हैं
तो एक मोमेंटम होगा जीतने का, और पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर हम वर्ल्ड कप में जाते हैं तो एक परफॉर्मेंस ही डिफरेंट हो जाता है। जब आप जीत के जाते हैं माहौल अच्छा होता है, आप एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे होते हो, नहीं तो ब्लेम गेम होता है कि वो ये नहीं कर रहा है, बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है, या फील्डिंग में उसने कैच छोड़ दिया। अगर हम जीतते हैं तो ये सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं और हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से वर्ल्ड कप में जाते हैं। और वर्ल्ड कप में एक मोमेंटम चाहिए जीतने का, जो हमें ट्राई सीरीज से मिलना चाहिए। दीपक जी, एज फैक्टर क्या होगा इस बार भारतीय टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में? आपने क्या कहा? एज फैक्टर किसको आप देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप में? क्या धोनी रिटायरमेंट लेंगे, उनके लिए हम वर्ल्ड कप जीतना चाहेंगे, या उन यंगस्टर्स की हम बात कर रहे हैं जो अपने कप्तान को वर्ल्ड कप जीतते देखना चाहते हैं? देखिए, जैसा पिछले वर्ल्ड कप में देखा हमने कि एक ड्राइविंग फोर्स थे सचिन तेंदुलकर। बात सत्य है कि सचिन तेंदुलकर ने जो मुकाम ऐसा ना भारतीय क्रिकेट की परंपरा ही हो जाएगी, हर वर्ल्ड कप में खिलाड़ी बढ़ा जा रहा है। विश्व कप जो हमारे जितने भी युवा क्रिकेटर ने किया, लेकिन ये बात सत्य है कि धोनी ने भी हमारे देश को बहुत नए आयाम दिए। उसने भी भारतीय टीम को टेस्ट रैंकिंग में, वनडे में भी बहुत, T20 में भी ऊपर का दर्जा दिलाया। तो मैं समझता हूं कि जो ड्राइविंग फोर्स थोड़ा बहुत सचिन तेंदुलकर के बाद इनका भी रहेगा। लेकिन इसके बाद मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए, क्योंकि टू रीच एट द टॉप दिस इज डिफिकल्ट, बट टू रिमेन एट द टॉप इज मोस्ट डिफिकल्ट। क्योंकि हम लोग सबकी अपेक्षाएं हैं कि अभी विश्व कप आपने जीता है और दोबारा हमको जीतना है। तो ये एक चुनौती होगी, और उस चुनौती का आगाज मेरे ख्याल से आप लोग ने सबने सही कहा, ये ट्रायंगुलर सीरीज है जिसमें कि भारत को पूरे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। और थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि गुड फैक्टर ये है कि हमको इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो शायद ये हमारे लिए थोड़ी सी बेहतर स्थिति हो सकती है। और मोमेंटम अगर मिल गया भारतीय टीम को तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात हो सकती है। टॉप 4 में देख पा रहे हैं नया अभी से? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग रही है राजीव। बैटिंग में मुझे कोई चिंता नहीं है, पर अगर हमारे बॉलर क्लिक कर गए तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा भारतीय टीम के लिए। अगर अच्छा प्रदर्शन करने लगे बॉलर्स डिपार्टमेंट तो मेरे ख्याल से काफी हद तक दूर तक ये भारतीय टीम जाएगी। रश्मा जी, टॉप 4 में हम देख रहे हैं अभी से, अगर अभी हम बात करें या पिछले हम 4 सालों में जो हमने वनडे क्रिकेट खेला है, क्या हम टॉप 4 में अपनी टीम को देख रहे हैं यहाँ से जो टीम चुनी गई? नहीं, बिल्कुल। इसमें मुझे तो 1% भी संदेह नहीं है राजीव कि हम टॉप 4 में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है। 1-2 सिलेक्शन इधर उधर होते हैं, आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, और या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन कुल मिलाकर ये बेस्ट टीम है जो इंडिया की है, बेस्ट टैलेंट है जो हमारा हिंदुस्तान का है ये। और धोनी एक बहुत सुलझे हुए कप्तान है, और वो जिस तरह से टीम को लीड करते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सेमीफाइनल तो पहुंचेंगे ही। हमारे पास डार्क हॉर्स मैं कहूंगा अक्षर पटेल है, जो कि जितना कम अभी उन्होंने क्रिकेट खेला है, लेकिन जितना पोटेंशियल उन्होंने दिखाया है, जितना टैलेंट उन्होंने दिखाया है, तो वो एक बहुत बड़ा फोर्स होंगे मेरे लिए। मेरा मानना है कि वो एक बहुत बड़े फोर्स होंगे इंडिया के लिए। और इंडिया मैं कहूंगा दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ खेल के बाकी टीमों को सरप्राइज कर सकती है। आप दिल्ली वाली क्रिकेट खिलाना चाहते हैं इंडियन? बिल्कुल, मैं वही बात अभी कर रहा हूँ। तो अभी उन्होंने ऑलरेडी हमको सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है, लेकिन मैं इतना बोलता हूँ कि गो बैक 2007 में क्या हुआ था, हमारे पास बहुत बढ़िया टीम थी, वो हमको सबने चौंका दिया था। नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर यही तो नैन से इसलिए मैं बोला कि ये सीरीज जो अभी ट्रायंगुलर खेलने वाले, वहां पर हमें पता चलेगा हमारा स्ट्रेंथ। और जैसे नैन ने भी कहा कि बॉलिंग पर हमें अगर ज्यादा से ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे, बॉलर्स हमारे अच्छे लाइन एंड लेंथ करना है, वहां पर एक अच्छी लाइन एंड लेंथ करते हैं तो हमें वो फायदा हो सकता है। नहीं तो 2007 में जो हमें हुआ था, तो हमारे पास बढ़िया टीम थी, सब जन थे, लेकिन हमें वो क्वालिफाई नहीं करने सकते। 99 में भी कुछ ऐसी था नैन, बहुत अच्छी टीम थी आपके पास, बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक था इंग्लैंड में, लेकिन कहां पर आखिर जब हम बड़े टूर्नामेंट की बात करते हैं, जब हमारी टीम बिखरती है, क्या रीजन वहां पे आप देखते हैं? बहुत अच्छी टीम थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है 1999। बिल्कुल, बहुत बढ़िया टीम थी, पर हम वहां बिखरे जब हम जिम्बाब्वे के सामने हार गए, जहां वो पॉइंट्स कैरी नहीं कर पाए सुपर लीग के लिए। अगर वो जीत जाते, वहां पॉइंट्स मिलते, तो हम सुपर लीग के लिए और आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाए। तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव हो चुका था बाकी के मैचेस जीतने के लिए, क्योंकि वो हाथ की मैच हम हार चुके थे, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दबाव आ गया था। पॉइंट्स कैरी करने थे, वो मैच जीत के पॉइंट्स लेके आगे सुपर लीग में जाना, उसकी वजह से ज्यादा दबाव। तो ये क्या आप संकेत भी है या इशारा आप इसको दे रहे हैं भारतीय टीम को? क्या बिल्कुल, कोई भी टीम मैच अगर टफ है तो बाकी जो हल्की टीम है आप उनको हल्के में नहीं ले सकते? टीम को आप हल्का नहीं ले सकते। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए, जब तक आप जीत ना लो, किसी भी टीम को आप हल्का नहीं ले सकते। विनोद,
आखिरी गेंद में 96 में आखिरी गेंद में गिरी थी। वर्ल्ड कप आपने भी प्रेशर झेला हुआ विनोद, और हम बात करें मैं झेलम एक्सप्रेस हो गया था। तो वो झेलम एक्सप्रेस में मुझे बिठाकर 96 वर्ल्ड कप के बाहर ही बिठा दिया, सेकेंड हाईएस्ट रन करने के बावजूद जी। लेकिन इतना प्रेशर था क्योंकि होम हम लोग घर पे खेल रहे थे। तो इस बार क्या भारतीय टीम पर प्रेशर कम होगा विनोद, अगर आप और बढ़ गया है क्योंकि अभी अब चैंपियन हो गए 2011 में, अब 2011 के चैंपियन हो तो वापस दोहराना है आपको, ये वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको डबल प्रेशर होगा। जैसे बोल रहे होम नहीं खेल रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, तो वो भी आकर आपको सपोर्ट करेंगे, वो भी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। क्योंकि जैसे मैं 92 में खेला था तो मुझे पता है कि जब हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे थे पूरा मैदान भर गया था इंडिया और पाकिस्तान से, तो उधर भी प्रेशर होगा, उधर भी एक्सपेक्टेशन होगा, क्योंकि पहली मैच ही करो या मरो का है। नयन, महेंद्र सिंह धोनी अपने आप को किस तरह से मोटिवेट करेंगे? वो T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, वो 2011 वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, ऐसे में वो अपने आप को किस तरह से मोटिवेट करेंगे इस वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, अगर आप भारत देश के लिए खेल रहे हो, अगर आपने इतना मुकाम हासिल किया, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इन्होंने कहा कि आपको ऊपर पहुंचने तक बहुत मेहनत करनी पड़ती, पर वहां रहने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। मेरे ख्याल से जिस तरह उन्होंने रिटायरमेंट दिया है टेस्ट क्रिकेट से, उससे अंदाजा आता है कि उनको एक दिवस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 में करियर अपना लंबा करना है और रिफ्रेश होकर आएगी। मेरे ख्याल से जो 10 दिन का उनको आराम मिलेगा टेस्ट मैच से, उनको टेस्ट मैच भूल गए होंगे और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में और भी मुकाम हासिल करने की कोशिश की जाएगी। राजकुमार जी, नयन ने जिक्र किया टेस्ट मैच के रिटायरमेंट का, इसका कितना पॉजिटिव है नेगेटिव आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप में? क्योंकि जब कहते हैं ना कि आप क्लास के मॉनिटर हैं और अचानक आपको बोल दिया जाए कि अब कोई दूसरा मॉनिटर होगा, आप नीचे सामने वाली बेंच में बैठ जाइए, तो उसका क्या वो इम्पैक्ट नजर आएगा, वो इफेक्ट नजर आएगा इस वर्ल्ड कप में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ओवरऑल इंचार्ज वनडे में आप मान रहे हैं टीम इंडिया के मॉनिटर अभी भी वही है? बिल्कुल, अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वनडे के लिए अभी उन्हीं के पास है लीडरशिप, और T20 भी वही लीड करेंगे। तो टेस्ट मैचेस में उन्होंने किसी न किसी वजह से उन्हें लगा कि नहीं, इट्स टाइम कि मुझे एक फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए। लेकिन वनडे में उनका प्रदर्शन भी बहुत शानदार रहा है, कप्तानी भी बहुत शानदार रही है, और वर्ल्ड कप में जरूरत भी थी उनकी कप्तानी की। विनोद, वर्ल्ड कप 2011 जब जीते थे तो तमाम उनके जो साथी खिलाड़ी हैं उनका ये कहना था कि टीम अच्छी होती है तभी कप्तान अच्छा होता है। क्या अब उनके पास मौका है ये प्रूव करने का कि वो कप्तान अच्छे हैं और उसके साथ वो अच्छी टीम लेके चल सकते हैं? और ये एक बहुत बड़ा विवाद का केंद्र बना था। नहीं, अच्छी टीम थी उसके पास, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लीड किया, वह लीड करना मतलब अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स उनके अंडर खेल चुके हैं। अगर आप देखोगे तो राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, ये सब धोनी के अंडर खेल चुके हैं। तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स को झेलना बहुत डिफिकल्ट होता है। जितने सीनियर्स होते हैं आपके पास, उनको रखना, अपने कंट्रोल में रखना, उनको रिक्वेस्ट करना कि ये सब कैप्टन की जिम्मेदारी होती है, और ऐसे टीम को लीड करना। क्योंकि अभी देखोगे तो उनके पास पूरी यंग टीम है। यहाँ पर 2011 में एक्सपीरियंस वाली टीम थी, 2015 में उनके पास सब यंग प्लेयर्स है ज्यादा से ज्यादा। अगर आप देखोगे तो जिसने मैचेस खेले, लेकिन जो एक्सपीरियंस जो चाहिए था वो 2011 में। लेकिन मैं मानता हूं धोनी इंडियन टीम के वनडे के मैं कहूंगा सबके बाप है। चलिए, बिल्कुल, और विनोद ने जो कहा है वो उनको प्रूव भी करना पड़ेगा, और वो चीज भी उनको दिखानी पड़ेगी कि बेहतर कप्तान है, टीम थोड़ी 19-20 है, तब भी आप उनसे अच्छा करा लेंगे। और उस मिथक को भी तोड़ना है जो अक्सर कहते हैं कि टीम अच्छी होती है तभी कप्तान अच्छा होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।